अब हम लोग बात करें सिंधु सभ्यता के अगले शहर का, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट शहर होने वाला है। और यह जो शहर है ये है आपका धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा। ठीक, तो सबसे पहली बात तो हम धौलावीरा के बारे में जानें कि धौलावीरा जो है वो आज के डेट में करेंटली इम्पोर्टेंट क्यों है। तो पहली पॉइंट मैं आपको ये बताऊं कि यूनेस्को ने हाल में ही, है ना, यूनेस्को ने हाल में ही भारत के 40वें विश्व धरोहर के रूप में इसको शामिल किया है। समझ रहे हैं? जबकि इसके पहले जो 39वें स्थान पर जो विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था वो रामप्पा मंदिर जो तेलंगाना में स्थित है वो था। तो भारत का 39वां नंबर का रामप्पा मंदिर तेलंगाना में जो स्थित है वो विश्व धरोहर के रूप में पहचाना गया था। आज के डेट में 40वें स्थान प्राप्त हो गया धौलावीरा को भारत का क्या विश्व धरोहर के रूप में। इसलिए यह एक इंपॉर्टेंट संस्था के रूप में इसको हम लोग मान करके चलेंगे। ठीक है, अब जरा सा देखिएगा कि धौलावीरा की जो है वो स्थिति क्या है। ठीक है, तो पहली बात तो आप ये समझ लो कि इसकी स्थिति जो है वो गुजरात राज्य के अंदर, ठीक है, कच्छ जिला में, गुजरात राज्य के अंदर कच्छ जिला के भचाऊ, है ना, भचाऊ तहसील में पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो धौलावीरा की स्थिति है वो गुजरात राज्य के कच्छ जिला के भचाऊ तहसील में है। और इकलौता आपका ये धौलावीरा शहर है जो कर्क रेखा पर के ऊपर स्थित है। समझ रहे हैं? तो ये जो है वो कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। कर्क रेखा आप जानते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री के जो उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा गुजरात से जो क्रॉस करती है उस रेखा के ऊपर ही आपका ये धौलावीरा स्थित है। कच्छ के अंदर में जाएंगे तो ऊपर से क्या, मानसर एक नदी है, मानसर, और नीचे से क्या, मानहर। मानसर और मानहर नदी के बीच में स्थित धौलावीरा है। तो धौलावीरा जो स्थल है इसके उत्तर में मानसर नदी और दक्षिण में मानहर नदी, ये दोनों नदी गुजरात की नदी है। इसी के बीच में ये स्थित है आपका क्या, धौलावीरा। समझ रहे हैं? अब जरा से एक चीज और देखिएगा, धौलावीरा जो है इसकी पहचान जो की गई जरा समझिएगा 1960 ईस्वी में, है ना, शंभुदान गढ़वी अथक प्रयास कर रहे थे। समझ रहे? और ये कौन थे? तो एक्चुअली क्या है कि यहीं पर के पास में धौलावीरा एक्चुअली एक गांव का नाम है। तो उसी धौलावीरा गांव के नाम के आधार पर इसका नाम धौलावीरा कर दिया गया। इसका नाम धौलावीरा गांव के नाम पर ही क्यों पड़ा वो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। शंभुदान गढ़वी जो थे वो धौलावीरा, जो अभी भी धौलावीरा नाम से वो गांव है, तो धौलावीरा नाम के एक गांव के व्यक्ति शंभुदान गढ़वी ने इस स्थान के पहचान के लिए अथक प्रयास किया। सरकार को निगाह इस पर डलवाने के लिए खूब प्रयास किया। तो सरकार के ध्यान को खिंचवाने के लिए इन्होंने मेहनत किया, ऐसा है ना, इसीलिए इनके गांव के नाम पर इस स्थल का भी नाम धौलावीरा पड़ गया। समझ रहे हैं? धौलावीरा की एक्चुअली में जो खोज करने के लिए फिर सरकार भेजी कि वाकई में देखा जाए जो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो वाकई में सभ्यता से संबंधित कोई टीला है कि नहीं। तो इसकी जो खोज किए वो किए जगतपति, है ना, जगतपति। समझ रहे हैं? तो जगतपति जी के द्वारा ये जो है वो 1968 में इसकी खोज की गई है। इन्होंने 1968 में, और कुछ किताबों में 1969 भी आपको मिलेगा। तो इसीलिए मैं एक डेटा दे रहा हूं, 1968-69 दिमाग में रखिएगा। जगतपति जोशी के द्वारा इस स्थल की खोज की गई। समझ रहे हैं? तीसरी बात कि इसका उत्खनन का काम जो किए वो RS क्या, बिष्ट के द्वारा किया गया। RS बिष्ट का मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा, है ना, 1989 से, है ना, 91 तक, 2 सालों तक इसका जो है वो खुदाई चला है। समझ रहे? तो ये चीज, 2 चीजें तो आप फैक्ट याद रखिएगा। 3 चीजें फैक्ट याद रखिएगा कि RS बिष्ट के द्वारा धौलावीरा की खुदाई करवाई गई है।
जगतपति जोशी के द्वारा 1968-69 में इसकी खोज की गई है और सरकार का निगाह इस संस्था के ऊपर या इस स्थल के ऊपर खिंचवाने के लिए अथक प्रयास शंभुदान गढ़वी ने किया था, जो धौलावीरा गांव के रहने वाले थे। तो इन्हीं के सम्मान में इस स्थल का नाम क्या कर दिया गया, धौलावीरा कर दिया गया। इतना आप समझ गए। तो अब जरा से एक चीज देखिएगा कि यहां से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो धौलावीरा से। एक्चुअली क्या है कि यहां से तीनों स्तर करने का मतलब आप लोगों को याद होगा कि हमने सिंधु सभ्यता का, है ना, सिंधु सभ्यता का जो काल है उसको 3 पार्ट में हम लोगों ने बांटा था, समझ रहे हैं। 3 पार्ट में हम लोग इसको बांटे थे। एक था क्या 3300 बीसी से लेकर 2500 बीसी, जिसको हम लोग क्या बोले थे, सभ्यता पूर्व। ये पूर्व का समय था, मतलब सभ्यता विकास नहीं किया था, लेकिन सभ्यता का वहां पर लोग बसना उसना शुरू किए थे, लेकिन ये मैच्योर कंडीशन में नहीं आया था। 2500 से लेकर के और 1750 बीसी तक, है ना, यह सभ्यता जो है वो मैच्योर हो चुका था। मैच्योर कहने का मतलब परिपक्व, यानी पूरी तरीके से ये शहर जो है वो दिख रहा था कि यह शहर विकसित हो चुका है, सिंधु सभ्यता पूरी। और तीसरी जो है वो 1750 से लेकर के माना जाता है 1300 बीसी तक। इस समय जो है वो सभ्यता बर्बाद हो चुका, सभ्यता के बाद का समय था, इसलिए इसको परवर्ती कहा जाता है। ठीक है, परवर्ती समय का है। परवर्ती समय कहने का मतलब कि सभ्यता के बाद का समय। और एक्चुअली क्या है कि धौलावीरा एक ऐसा क्या है, स्थल है, क्या होता है, प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं, तीनों तरह के साक्ष्य यहां से मिल चुके हैं। तो पहली चीज तो ये मिला है कि ये तीनों सभ्यता यानी कि तीनों काल को ये क्या करता है, दिखाता है कि धौलावीरा जो है इस बात को प्रमाणित करता है। इसका मतलब क्या है कि धौलावीरा के अंदर में इस समय भी कुछ काम हो चुके थे, इस समय भी, और तीनों का साक्ष्य प्राप्त होने का मतलब है कि धौलावीरा एक पुराना एक टीला था, पुराना एक शहर था। समझ रहे हैं, ये कोई आधुनिक मतलब कोई बाद की बसा हुआ शहर नहीं था। ये तीनों प्रमाण को अपने आंचल में समेटे हुए है। ठीक, इसके बाद एक चीज और देखा गया कि इसके प्रवेश द्वार मतलब जिस द्वार से धौलावीरा में प्रवेश किया जाता है, प्रवेश द्वार पर बहुत बड़ी मात्रा में, समझ रहे हैं, ये द्वार पर बड़ी मात्रा में कुछ अक्षरों से क्या किया गया है, लिखा गया है। ये अलग बात है कि यहाँ पर अक्षरों का गुच्छा कह सकते हो, है ना, यानी अक्षरों का यहाँ गुच्छा मिला है, मतलब कि बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ पर प्रवेश द्वार पर क्या किया गया है, कुछ कुछ चीजें आपको लिखी हुई प्राप्त हुई है। आप समझ रहे हैं। दूसरी बात को अगर आप ध्यान से समझें तो यहाँ का ना जल नियंत्रण व्यवस्था के लिए ये शहर काफी ज्यादा जाना जाता था। जल नियंत्रण व्यवस्था यहाँ का बहुत उत्तम था, समझ रहे हैं, जल नियंत्रण व्यवस्था उत्तम था। इसके साथ साथ यहां पर से ना अग्नि का भी साक्ष्य मिला है, ये याद रखिएगा, अग्नि का साक्ष्य। ठीक है, तो अग्नि का जो साक्ष्य है वो धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, इसके साथ साथ तांबे का किया गया कार्य, यानी तांबे का कार्य का भी प्रमाण यहां से मिला है। कहां से, धौलावीरा से तांबे का कार्य का भी प्रमाण मिला है। और क्या मिला है, मनके मिले हैं, है ना, और क्या मिले हैं, मुहरे मिले हैं। समझ रहे हैं, मनके मुहरे नहीं, इसके साथ साथ मिट्टी का कुछ बर्तन भी मिला है। मिट्टी का क्या बर्तन भी यहां से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का बर्तन कहने का मतलब क्या, बहुत सारी मूर्तियां यहां से प्राप्त हुई है मिट्टी का बना हुआ, लेकिन मानव की मूर्ति और जानवर की मूर्ति की संख्या इसमें कम पाई गई है। समझ, इसके साथ साथ देखा गया कि यहां से चूड़ियां भी मिली है। समझ रहे हैं, यहां से चूड़ियां भी मिली है, जैसे कलिबंगा से चूड़ियां मिली थी वैसे यहां से भी चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। समझ रहे हैं। इसके साथ साथ देखा गया कि आपका जो धौलावीरा था वो धौलावीरा के अंदर में और क्या क्या मिला, तो देखिएगा यहां पर क्या था ना कि नगर दुर्ग। आप जानते हैं कि नगर दुर्ग किसको कहते थे, वैसा दुर्ग जहां पर रईस लोग रहते हो। तो नगर दुर्ग मतलब यहाँ पर रईसों को भी रहने का प्रमाण मिला, यहाँ रईस लोग भी रहते थे, मतलब कुछ शहर जैसा दिखाई दे रहा है। यहाँ से नगर दुर्ग, मध्यनगर, यहाँ से मध्यनगर और क्या निम्न नगर, यानी ये शहर जो है वो 3 हिस्सों में बसा हुआ। समझ रहे हैं, ये शहर जो है वो त्रिस्तरीय
दिखाई देता है। यहां से नगर दुर्ग, मध्य नगर और निम्न नगर तीनों, और बिष्ट साहब ने कहा कि इन तीनों की जो जनसंख्या है वो लगभग 20,000 के आसपास थी। तो 20,000 जो जनसंख्या है वो बिष्ट के अनुसार है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये एक भारी जनसंख्या उस समय के हिसाब से माना जाएगा कि 20,000 जनसंख्या वाली जो यह शहर है धौलावीरा, वो 3 स्तर बसी हुई है। समझ रहे हैं? इसके साथ साथ खास प्रमाण यहां से यह भी मिला है, यहां से एक जीवाश्म पार्क भी मिला है। जीवाश्म पार्क भी यहां से प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं? मतलब यह पार्क में जो है वो लकड़ी का काम बहुत ज्यादा हुआ था। समझ रहे हैं? लकड़ी का कार्य। आप जानते हैं ना कि जितने भी ऑर्गेनिक चीज हैं, ऑर्गेनिक चीजें समझते हैं जिसमें जो लिविंग थिंग से निकल करके आता है, जैसे मानव का शरीर भी जिंदा शरीर है, पेड़ पौधा भी लिविंग थिंग है, सजीव चीजें हैं। तो सजीव चीजों से प्राप्त जो अवशेष है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं। तो यहाँ पर जीवाश्म पार्क प्राप्त हुआ है, मतलब यहाँ लकड़ियों से कुछ इस तरीके से पार्क का निर्माण किया गया है। समझ रहे हैं? चौथी सबसे खास बात, यहां से ना दो बहुउद्देशीय मैदान भी यहां से मिले हैं। समझ रहे हैं? तो यहां पर से मैदान का भी साक्ष्य मिला है। समझ रहे हैं? जो 2 बहुउद्देशीय मैदान मिले हैं, जिसमें से एक जो है ना वो किसी उत्सव के लिए लगता है कि ये इस पार्क में, इस मैदान में सिर्फ उत्सव मनाया जाता था। जैसे कैसे अपने यहाँ कभी कभी दशहरा वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, एक बड़ा सा पार्क में मेला लगा लेते हैं। तो वैसे ही यहाँ से 2 मैदान मिली है जिसका उद्देश्य बहुत, एक ही पार्क से कई सारा काम लिया जाता था, लेकिन एक में खास ऐसा लगता है कि यहां से क्या उत्सव के लिए कार्य किया जाता था, मतलब मेला वगैरह लगाया जाता था। और दूसरा जो था क्या, वो मैदान में लगता था कि ऐसा कुछ बाजार वगैरह लगता था। जैसे आप लोगों ने ये देखा होगा कि अपने यहाँ भी वीकेंड बाजार लगता है, बृहस्पतिवार के दिन का बाजार, रविवार के दिन का बाजार, है ना, कुछ मेला में एक मार्केट फिक्स किया जाता है। वैसा ही धौलावीरा से यहाँ भी लग रहा है कि क्या कुछ जो है वो बाजार जैसा यहां पर लगता है। तो ये जो साक्ष्य हैं वो धौलावीरा से प्राप्त होते हैं। समझ गए? अगला शहर हम लोग देखें। अगला शहर जो है वो है चनहुदड़ो। ठीक है, चनहुदड़ो। देखिएगा चनहुदड़ो क्या है और इसके स्थान कहां पर प्राप्त हुई है, इसकी स्थिति कैसे रही है, ये देखा जाए तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे मान लिया जाए कि ये अपना क्या है, भारत की कुछ स्थिति है, ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, यहां से एक सिंधु नदी ऐसे निकल करके आती है। ठीक है, और वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, हम लोगों ने देखा था सिंधु किस तरीके से जा रही है, इधर से जा रही है। तो अपने आप को भी इधर से चलाइए तो राइट किधर पड़ेगा, ऊपर की तरफ, और लेफ्ट किधर पड़ेगा, नीचे की तरफ। तो एक्चुअली क्या है कि आपने ये देखा था कि सिंधु नदी के राइट साइड में यहां पर जो जगह था वो मोहनजोदाड़ो था, राइट साइड में, जिसका हम लोग चर्चा कर चुके। इस मोहनजोदाड़ो से 130 किलोमीटर दक्षिण आइए, नीचे की तरफ 130 किलोमीटर दक्षिण आने पर मोहनजोदाड़ो से इसी सिंधु नदी के बाएं साइड, लेफ्ट साइड में यहां पर आपको मिलेगा चनहुदड़ो। ठीक है, तो चनहुदड़ो जो है वो मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दूर, नहीं दक्षिण की ओर क्या बसा हुआ है। और यह जो है वो सिंधु नदी के किस साइड, तो यह सिंधु नदी के बाएं साइड जो है वो अवस्थित है। समझ रहे हैं? इसकी जो है खोज 1931 ईस्वी में, है ना, गोपाल मजुमदार ने किया था। 1931 में गोपाल मजुमदार ने किया था। ठीक है, तो 1931 में इसकी खोज जो है वो गोपाल मजुमदार के द्वारा किया गया। से क्या क्या मिला सो देखिएगा, खास करके मनके, ठीक, मुहरे, ठीक, सीप एवं हड्डियों का, ठीक, हड्डियों का सामान, है ना, हड्डियों का सामान बनाने का क्या कारखाना मिला है। समझ रहे? तो जरा सा देखिएगा, इससे यहां से जो ये चीजें मिली हैं कि मनके बनाना, मुहरे बनाना, सीप बनाना और हड्डी से नाना प्रकार के वस्तुओं का निर्माण करने का कारखाना मिलने का मतलब है कि यहां पर लगता है कि भारी मात्रा में प्रोडक्शन होता होगा।
और प्रोडक्शन करके इसको घर में तो नहीं रखा जाता होगा, बल्कि इसको मार्केट में या आम जनता के पास पहुंचा करके बेचा जाता होगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लगता है चनहुदड़ो जो है वो व्यापारिक केंद्र रहा होगा। समझ रहे हैं, ये व्यापारिक केंद्र रहा होगा, समझ रहे हैं, ये कमर्शियल सेंटर रहा होगा, है ना, ये बहुत बड़ी कॉमर्शियल सेंटर इसको माना जाता है। इसीलिए हमने कहा था कि चहुदड़ो जो है वो भी क्या है, एक नगर था, एक बहुत बड़ा शहर था। ठीक, इसके साथ आप देखेंगे कि यहां से और क्या मिला है, सो देखा जाए तो यहां से, है ना, यहां की जो है वो कुटीर बस्ती समझते हैं, यहां से कुटीर बस्ती का प्रमाण मिला है। ठीक, कुटीर बस्ती का प्रमाण, ठीक, मतलब कि हाथों से बनाने वाला घर, कुछ कुटीर बस्ती का प्रमाण यहां से मिला है। समझ रहे हैं। और खास बात यह है कि लगभग प्रत्येक घर में जो यहां से घरें मिली हैं, वो प्रत्येक घर में सौंदर्य प्रसाधन, सौंदर्य मतलब खूब सुंदर, है ना, सौंदर्य प्रसाधन प्रसंस्करण, इसका मतलब क्या है कि ये बस्ती थी और जितने भी यहाँ पर घरें हैं वो सभी घरों में टॉयलेट भी पाया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ के लोग खूब सुंदर तरीके से बसना जानते थे और साफ सफाई भी जानते थे, नहीं, और वातावरण को भी क्या जो है स्वच्छ रखने में सक्षम थे। इसके साथ साथ यहाँ से 2 बार बाढ़ आने का प्रमाण मिला है, 2 बार बाढ़ आने का भी प्रमाण यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसका मतलब, अच्छा याद रखिएगा कि मोहनजोदाड़ो के अंदर में भी बाढ़ आने का प्रमाण मिला था, लेकिन यहाँ से तीनों स्तर में जो खुदाई हुई थी वो तीनों स्तर से 3 बार बाढ़ आने का प्रमाण मिला था। मोहनजोदाड़ो से भी बाढ़ आने का प्रमाण मिला है और चनहुदड़ो से भी क्या बाढ़ आने का प्रमाण मिला है। बस फर्क कितना है कि यहाँ पर 2 स्तरों में साक्ष्य मिला है, यहाँ पर 3 स्तरों में साक्ष्य मिला है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या देखा गया कि जो है वो कुत्ता, है ना, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा, कुत्ता द्वारा बिल्ली का पीछा करने का जो है वो पद चिन्ह, समझ रहे हैं, यानी पैरों का चिन्ह का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्ली जो है वो आगे की तरफ भाग रही है और कुत्ता जो है वो पीछे से उसको खदेड़ रहा है, और दोनों के जो पद चिन्ह हैं, है ना, पैरों का जो चिन्ह है, उसका भी साक्ष्य जो है वो चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है। समझ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम लोग देखें तो यहां ना झांगर और क्या झुकर संस्कृति, झांगर एंड झुकर संस्कृति का भी साक्ष्य मिला है। एक्चुअली क्या है कि यह जो संस्कृति है उसका संबंध कृषि से है और ये एक काल था, समझ रहे हैं, यानी झांगर भी एक काल है जिसमें कृषि का साक्ष्य प्राप्त हो रहा है और झुकर भी। तो झांगर और झुकर संस्कृति जो है उसका संबंध कृषि से है, समझ रहे हैं, और इसका भी साक्ष्य जो है वो चनहुदड़ो से प्राप्त हुआ है, समझ। और आखिरी बात अगर मैं करूं तो यहां से बकराकार ईंटें, है ना, बकराकार ईंटों का भी, है ना, ईंटें, देखिए ईंटें मिली थी कहां पर, ईंटें जो है वो मोहनजोदाड़ो में भी मिली थी, लेकिन वो पक्के ईंटें थी। ठीक है, कई जगह पे ईंटें ऐसी मिली जो कच्ची ईंटें थी, उसका भी हम लोग पढ़ लिए, लेकिन ये जो चनहुदड़ो से जो ईंटें मिली है उसकी जो आकृति है वो बकराकार है। ये था अपना क्या है, वो है नेक्स्ट शहर को देखें हम लोग। ठीक, तो नेक्स्ट शहर जो है वो है अपना बनावली, है ना, बनावली। देखिए बनावली की पहले अगर हम स्थिति की बात करें तो बनावली की जो स्थिति है वो क्या है कि भारत के अंदर में जो हरियाणा राज्य है, ठीक है, हरियाणा राज्य के अंदर, ठीक, ये जो है वो हिसार जिला में पड़ेगा। ठीक है, हरियाणा राज्य के अंदर हिसार जिला के अंतर्गत यह स्थिति है इसकी। ठीक है, और एक्चुअली क्या है कि ये रंगोई नदी के तट पर है। हरियाणा की एक नदी है रंगोई नदी। ठीक है, तो रंगोई नदी के तट पर हिसार जिला के अंदर, हरियाणा जो राज्य के अंदर, यह जो है वो बनावली स्थित है। ठीक है, इसके साथ साथ और ये देखेंगे तो सरस्वती, एक हरियाणा से ऐसे नदी जो है वो राजस्थान की ओर प्रवेश कर जाती है, तो इसको क्या कहेंगे, ऊपरी बेसिन, ये सरस्वती नदी। ठीक है, ऊपरी बेसिन, और इसको क्या बोलेंगे, निम्न बेसिन, है ना। तो निम्न बेसिन में सरस्वती नदी के घाटी में कलिबंगा है और ऊपरी घाटी में जो है वो आपका बनावली है। तो बनावली का संबंध इन दोनों नदियों से है, रंगोई नदी और सरस्वती नदी, समझ रहे हैं।
अब जरा सा देखिएगा यहां से मिला क्या क्या है, ये देखा जाए तो यहां से ना खिलौने के रूप में हल मिला है ना, खिलौने के रूप में क्या, रूप में हल, यानी छोटा सा हल जो लगता है देखने से कि इससे खेत की जुताई तो नहीं होती होगी बल्कि बच्चे इससे खेलते होंगे, तो खिलौने के रूप में यहां से हल प्राप्त हुए, समझ रहे हैं। दूसरी चीज यहां से सड़क और नाली का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, सड़क और नाली का भी यहां से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं। इसके साथ साथ यहां से अच्छे किस्म का जौ, अच्छे किस्म का क्या, जौ भी यहां से प्राप्त हुआ है, कहां से, बनावली से, समझ रहे। तो हल और जौ का इकट्ठा मिलना नहीं। तीसरी चीज आपने ये भी बताऊं, पूर्व हड़प्पा माने हड़प्पा से पहले की संस्कृति, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा यानी हड़प्पा के टाइम की संस्कृति, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा दोनों की संस्कृति का यहाँ से साक्ष्य मिला है। इसका मतलब कि ये भी शहर जो है वो हड़प्पा पूर्व भी यहाँ की स्थितियाँ कुछ रही होगी और हड़प्पा टाइम के भी यहाँ संस्कृति रही होगी, क्योंकि दोनों की मिश्रित संस्कृति यहाँ से प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं। इसकी जो खोज है वो 1974 ईस्वी में 1974 में आर.एस. बिष्ट ने ही किया था, समझ रहे हैं। तो आर.एस. बिष्ट मतलब रविंद्र सिंह बिष्ट ने इसकी खोज 1974 ईस्वी में बनावली का किया था, जो हरियाणा में रंगोई नदी के तट पर हिसार जिला के अंतर्गत स्थित है, जहां से ये कुछ प्रमाण मिले हैं, ठीक है। इसके साथ यहां से ना बैलगाड़ी के पहियों का भी साक्ष्य मिला है, बैलगाड़ी के क्या, पहिया, तो यहां से बैलगाड़ी के पहिया का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है। और ठीक वैसे ही साक्ष्य प्राप्त हुआ जैसे आज के बैलगाड़ी के पहियों के बीच में जो दूरी होती है, दो पहियों के बीच में, वही दूरी इस समय के भी पहिया में पाया गया है। तो ये कुछ साक्ष्य कहां के रहे बताइए, ये साक्ष्य रहे हरियाणा हिसार जिला के अंतर्गत बनावली, है ना, केंद्र का, सभ्यता का, ठीक है। अगला जो है वो है सुरकोटदा, ठीक है। अगला क्या है, अगला हम लोग देख लें, वो है सुर क्या, कोटदा। सुरकोटदा के ऊपर में हम बात करें, ठीक है। तो सुरकोटदा वो जगतपति जोशी ने किया, जगत क्या पति जोशी ने इस सुरकोटदा का खोज किया था और यह खोज 1964 में हुई थी। तो सन 1964 में खोज हुआ था और ये जो है वो है कहाँ, तो ये जो है वो भारत के गुजरात राज्य के अंदर, गुजरात राज्य के अंदर कच्छ जिला में स्थित है, समझ रहे हैं। तो गुजरात राज्य के अंदर कच्छ जिला में स्थित इस स्थान का खोज जगतपति जोशी द्वारा 1964 में की गई। यहां से मिला क्या है, इसकी जब खुदाई हुई है तो इसकी अंतिम स्तर पर नहीं, खोद करके पहली स्तर निकाला, दूसरी स्तर निकाला, अंतिम स्तर पर, है ना, घोड़े की अस्थियां मिली है, घोड़े की क्या, अस्थियां। तो इस घोड़े की जो अस्थियां का साक्ष्य मिला है वो आपका अंतिम स्तर से मिला है, कहां से, सुरकोटदा से। इसके साथ साथ क्या देखा गया कि नगर में या नगर के क्या, बाहर, नगर या क्या, नगर के बाहर यहां से ना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिला है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समझते हैं, जैसे आज के डेट में मॉल वगैरह देख रहे हैं ना, कि ये क्या है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। तो यहां से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का भी साक्ष्य मिला है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सुरकोटदा भी जो था वो एक क्या था बताइए, शहर था, नगर था, समझ रहे हैं। ठीक, अगला देखिएगा, नेक्स्ट शहर जो अपना है वो है सुतका गेंडोर, ठीक है, सुतका गेंडोर। नेक्स्ट शहर की बात करें तो ये है सुतका गेंडोर, ठीक है। सुतका गेंडोर जो है इसका खोज जो है वो 1927 ईस्वी में, ठीक है, सर ओरियल स्टेन ने किया था। दैट मीन्स सुतका गेंडोर इज डिस्कवर्ड बाय सर ओरियल स्टेन इन 1927। और यह जो है वो कहाँ है, तो यह जो है इसकी स्थिति जो है वो है पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान प्रांत में, बलूचिस्तान
बलूचिस्तान प्रांत का दक्षिणी भाग, बलूचिस्तान प्रांत का दक्षिणी हिस्सा या दक्षिणी भाग में यह शहर जो है स्थित है, जिसका खोज इन्होंने किया था। और मजेदार बात यह है कि ये पूरी सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमतम शहर यह है सूतका गंडोर। इसके बाद जो है वो सिंधु सभ्यता का साक्ष्य नहीं है, ये आखिरी है, सबसे पश्चिमी हिस्सा है सूतका गंडोर। तो सूतका गंडोर जो है वो क्या है, पश्चिमी है ना, पश्चिमी टीला, मतलब कि इसके बाद कोई साक्ष्य नहीं मिला है, समझ रहे, पश्चिमी टीला है, ठीक है। और मजेदार बात यह है कि यहाँ से जो प्राप्त हुआ है वो, अच्छा हाँ, और ये भी देखिएगा कि ये जो है ना वो द्रास नदी के तट पर है, द्रास नदी के तट पर, ठीक है। तो सूतका गंडोर द्रास नदी के तट पर बलूचिस्तान के दक्षिणी हिस्सा में है, जो वर्तमान पाकिस्तान का हिस्सा है। और यह सिंधु सभ्यता के सबसे पश्चिमी टीला है, जिसकी खोज जो है 1927 में सर ओरियल अस्टेन ने किया था। यहां से क्या क्या मिला है, तो यहां से मिला है मिट्टी की चूड़ियां, ठीक है, यहां से मिट्टी की चूड़ी मिली है, ठीक। और क्या मिली है, और मिली है पत्थर का, क्या, पत्थर का दीवार। तो पूरा का पूरा जो शहर है वो एक भारी पत्थर के दीवार से बना, क्या है, घिरा हुआ है। और यहां से मिट्टी के चूड़ी का भी साक्ष्य प्राप्त हुआ है, समझ गए, ठीक। अगला देखिएगा वो है रंगपुर, नहीं, अगला शहर अपना है रंगपुर, रंगपुर, ठीक है। तो ये रंगपुर के एक्चुअली फिलहाल ये कहाँ है, तो फिलहाल ये भारत के गुजरात, समझ रहे हैं, इसकी स्थिति कहाँ है, सो देखिएगा, इसकी स्थिति जो है वो है गुजरात के अंदर में जलवार जिला, गुजरात के अंदर जलवार जिला के अंतर्गत भादर नदी के तट पर है ये, समझ रहे हैं। तो भादर नदी के तट पर जलवार जिला में गुजरात राज्य का यह रंगपुर जो स्थल है वो स्थित है, समझ रहे हैं। इसकी जो है वो उत्खनन जो है वो माधव वत्स एवं रंगनाथ राव के नेतृत्व में इसकी उत्खनन की गई है, समझ रहे हैं। और यहाँ से जो मुख्य रूप से जो साक्ष्य मिला है वो चावल की, क्या, भूसी प्राप्त हुआ है, समझ रहे हैं। तो इससे ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनता। तो रंगपुर के अंदर में चावल की भूसी, इसका मतलब लोथल से चावल और रंगपुर से चावल की भूसी का साक्ष्य प्राप्त हुआ था। अगली देखा जाए अगली है रोपड़, ठीक है। इसके बाद हम शहरों का व्याख्या करके यहाँ के समाज को समझने का प्रयास करेंगे। अगला है जो है वो रोपड़। रोपड़ का अगर हम स्थिति की बात करें तो ये पंजाब के अंदर है ना, सतलज नदी के तट पर है, समझ रहे हैं, सतलज नदी के तट पर, ठीक। तो रोपड़ की अगर बारे में बात की जाए तो रोपड़ जो है वो पंजाब के अंदर सतलज नदी के तट पर स्थित है। इसकी जो खोज किया गया वो वाई.डी. शर्मा के द्वारा किया गया, नहीं, तो वाई.डी. शर्मा जो है वो इसका क्या किए हैं, खोज किए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक्चुअली क्या है सबसे बड़ी बात, ठीक है, कि प्राग ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल, ताम्र पाषाण काल एवं नव पाषाण काल है ना, ये तीनों जो काल है ना, प्राग ऐतिहासिक काल, ताम्र पाषाण काल और नव पाषाण काल, इसे काल भी कह सकते हो, ठीक है। प्रारंभिक ऐतिहासिक काल कहो, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल, ताम्र पाषाण काल, नव पाषाण काल, यहाँ से तीनों काल का जो है वो साक्ष्य मिला है रोपड़ से। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर मानव के साथ क्या, कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है, कुत्ता को दफन। इससे जाहिर क्या होता है कि लगता है कि उस समय भी मानव का सबसे प्रिय जानवर जिसको लोग प्यार से पालते थे वो कुत्ता था।
और कुत्ता को पालने के बाद उस कुत्ते से इतना लगाव हो जाता था कि ऐसा माना जाता था कि इन दोनों को अलग नहीं करना चाहिए। इसीलिए जब व्यक्ति मरता था, जब मालिक मरता था, तो उसके पुराना यानी प्यारा कुत्ता को भी उसके साथ दफन कर दिया जाता था। ये कुछ इसके शहर थे, समझ गए। अब हम इसकी पूरी समाज पर चर्चा करेंगे कि सिंधु सभ्यता की समाज कैसी रही होगी। ठीक है।